आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीजेपी के पितामह लालकृष्ण आडवाणी एक बार फिर से लाल हो गए हैं। इस बार नाराज होने और जिद पकड़ने की वजह है गांधीनगर की वो परंपरागत सीट जिससे आडवाणी इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते बल्कि भोपाल वो जाना चाहते हैं, जिसके बाद संसदीय बोर्ड ने आडवाणी से गांधीनगर से ही चुनाव लड़ने की अपील की है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज सभी आडवाणी को मनाने में जुट गए हैं, लेकिन बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि आडवाणी गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहते। सूत्र कहते हैं कि आडवाणी को भीतरघात का डर है, जिसके बाद सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आडवाणी को भीतरघात का डर क्यों और किससे सता रहा है। क्या नरेंद्र मोदी पर आडवाणी को अब भरोसा नहीं रहा? आडवाणी पहले कह चुके थे कि वो गांधीनगर से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पार्टी ने अब तक उनकी इस इच्छा को दरकिनार ही किया। ऐसे में दूसरा बड़ा सवाल तो यह है कि गांधीनगर की सीट बीजेपी ने अब तक लटकाई क्यों रखी। मैं अपनी तरफ से यह कहना चाहता हूं कि जिस भी मामले को लेकर, पार्टी की फंक्शनिंग को लेकर यदि आडवाणी जी को कोई शिकायत होगी तो मैं स्वयं पार्टी अध्यक्ष होने के नाते आदरणीय आडवाणी जी से बातचीत करूंगा और उसका मैं निराकरण करूंगा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कभी नाराज लालकृष्ण आडवाणी को मनाने के लिए कहा था कि पार्टी बिना आडवाणी की मंजूरी के कोई भी बड़ा फैसला कभी नहीं लेगी, लेकिन लगता है कि पार्टी में आडवाणी की अनदेखी अब भी हो रही है। शायद इसीलिए एक बार फिर आडवाणी नाराज बताए जा रहे हैं। शायद इसीलिए एक बार फिर मोदी बनाम आडवाणी की ये छिपी जंग खुलकर सामने आ रही है। खबर है कि 1991 से कई बार गुजरात की जिस गांधीनगर सीट से आडवाणी चुनाव लड़े और जीते भी, अब उसी सीट से आडवाणी 2014 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। आडवाणी भोपाल जाना चाहते हैं और अपनी ये इच्छा आडवाणी ने पार्टी आलाकमान को बता भी दी है, जिसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी राजनाथ सिंह से आडवाणी को भोपाल से चुनाव लड़ाने के लिए फोन पर बात की। भोपाल के सांसद कैलाश जोशी ने भी आडवाणी की पैरवी की। आडवाणी के स्वागत के लिए भोपाल में जगह जगह पोस्टर भी टांग दिए गए। आडवाणी के लिए भोपाल सीट इसलिए भी काफी सुरक्षित है क्योंकि बगल की सीट विदिशा से आडवाणी की करीबी सुषमा स्वराज चुनाव लड़ रही हैं, जिसका भी फायदा आडवाणी को मिल सकता है। लेकिन आडवाणी के लिए ये फैसला कितना कठिन है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि कुछ दिन पहले खुद आडवाणी ने सार्वजनिक तौर पर गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जता दी थी। फर्स्ट सूची आप देखी होगी किस किस के नाम आए हैं। मेरा नाम उसमें नहीं है, लेकिन मैं आज भी यहाँ पर आया हूँ, गांधीनगर के ही आपसे सबसे मिल रहा हूँ। एक गांधीनगर की विजिलेंस कमेटी है, उस कमेटी की मीटिंग के लिए आया हूँ, तो मेरी दिलचस्पी तो स्पष्ट है, बाकी तो निर्णय पार्टी करती है। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि आडवाणी ने अचानक गांधीनगर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला क्यों किया, वो अब भोपाल से चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। सूत्र बताते हैं कि इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। एक तो अहमदाबाद ईस्ट से मोदी इस बार खुद चुनाव लड़ने के लिए हरेन पाठक का पत्ता काट सकते हैं। हरेन पाठक आडवाणी के करीबी हैं और आडवाणी इससे बेहद नाराज हैं। दूसरा ये कि आडवाणी को इस बार गांधीनगर सीट से भीतरघात का डर भी सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक आडवाणी को लगता है कि गांधीनगर सीट पर उन्हें इस बार मोदी समर्थकों की खिलाफत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो आडवाणी ही हैं जिन्होंने सबसे पहले मोदी के गुजरात मॉडल पर सवाल उठाते हुए शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू प्रदेश, उनको स्वस्थ बनाना और स्वस्थ ही नहीं ऐसी स्थिति लाना कि मन में इच्छा हो कि भारत में ही नंबर 1 न बने लेकिन विश्व में भी उसकी गिनती होने लगे। यह जो स्थिति लाई है, इसके लिए मैं शिवराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। वो आडवाणी ही थे जिन्होंने मोदी के हर ताजपोशी पर सवाल उठाए। गोवा में जब मोदी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई तो नाराज आडवाणी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। मोदी जब पीएम कैंडिडेट चुने गए तब भी खफा आडवाणी ने अपना दुख एक लेटर को सार्वजनिक करके जाहिर कर दिया। यहाँ तक कि गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने के बावजूद पार्टी ने 4 बार उम्मीदवारों की जो सूची निकाली, उसमें भी आडवाणी की इच्छा को दरकिनार किया गया। विरोधी इसके पीछे मोदी का हाथ बता रहे हैं और ऐन चुनाव से पहले आडवाणी बनाम मोदी की जंग पर चुटकी भी लेने लगे हैं।
डॉक्टर ए.के. पटेल, आत्माराम पटेल, हरेन पंड्या, संजय जोशी, ये सभी की जो हालात मोदी ने कर दी है, वैसी ही हालात आडवाणी जी की हो सकती है। वो आडवाणी जी खुद जानते हैं, इसलिए ही उन्होंने मजबूर होकर गुजरात छोड़ना पसंद किया होगा। कि बीजेपी का कोई मायना नहीं है, केवल मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तो फिर बाकी तो नेचुरली इधर उधर जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि आडवाणी को अब मोदी पर विश्वास क्यों नहीं है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आडवाणी की गांधीनगर सीट पार्टी ने अब तक क्यों अटकाए रखी। क्या आडवाणी को साइडलाइन करने की कोशिशें अभी से की जा रही हैं? क्या इसीलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी हैरान, परेशान और नाराज हैं? भोपाल से दीप्ति चौरसिया के साथ दिल्ली से यतेन शर्मा और राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज। दरअसल पिछले कुछ महीनों से लालकृष्ण आडवाणी पार्टी के भीतर खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे और समय समय पर ये बातें वो सार्वजनिक रूप से जग जाहिर भी कर रहे थे। और सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब होली के दिन, जब बहुत ज्यादा रौनक होती थी, वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग जाते थे होली खेलने के लिए लालकृष्ण आडवाणी के घर। उस दिन उन्होंने ताला लटकाए रखा था। इसी वजह से सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है, क्या मोदी खेमा दरकिनार कर रहा है लगातार लालकृष्ण आडवाणी को, और इसके पीछे वजह क्या है? 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। अवधेश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सुधांशु मित्तल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। और मुकेश नायक जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता, भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुधांशु मित्तल जी, आपसे ही ये सवाल है, लालकृष्ण आडवाणी भोपाल क्यों जाना चाहते हैं? ऐसा अभी तक मैं आपने जो रिपोर्ट दिखाई बड़े गौर से देख रहा था जी, बड़ी गंभीरता से जानने की कोशिश कर रहा था कि आप जो कह रहे हैं उसके पीछे तथ्य क्या है। और पता लगा एक वो बड़ी अच्छी कहावती, काजी जी शहर का अंदेशा। अभी तक इसके अंदर सूत्र, अब आप देखिए एक एक चीज लेके चलता हूं। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने आडवाणी जी से निवेदन करा जी। पहली बात, हमारे इलेक्शन कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकटें नहीं बांटता है, ये फैसले इलेक्शन कमेटी लेती है। और इलेक्शन कमेटी, अच्छा एक और बतला दूं पहले, इससे पहले मैं इस चर्चा में आगे को, आडवाणी जी का जो कद भाजपा में है, उनकी सीट के बारे में फैसला आडवाणी जी करते हैं। उनकी सीट के बारे में किसी की इतनी अभी वो नहीं है कि वो कहें कि आडवाणी जी हमें ये आपको सीट नहीं देंगे, ये देंगे। अब आप देखिए, जब अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को आप दरकिनार कर देंगे तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं। सुधांशु जी, सीधा सा सवाल, आप मुस्कुरा बहुत रहे हैं लेकिन इसके पीछे जो दर्द छिपा हुआ है उसको आसानी से समझा जा सकता है। सवाल आपसे यह है कि संसदीय बोर्ड की बैठक में आडवाणी आज नहीं पहुंचे, चुनाव समिति की बैठक चल रही है उसमें आडवाणी नहीं पहुंचे, इसका जवाब है क्या बीजेपी के पास? आखिर क्यों? ऐसा है, आडवाणी जी कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, सुधांशु जी के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे मेरा ये सवाल है मुकेश नायक जी, भोपाल में आप मौजूद हैं और वहीं पहुंचना चाहते हैं लालकृष्ण आडवाणी। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस क्या वजह देखती है? देखिए, पूरा देश जानता है कि बीजेपी के प्रथम पंक्ति के नेता बहुत अंतर्कलह के शिकार हैं और बीजेपी में स्वतंत्र वर्चस्व को लेकर एक निर्णायक संघर्ष की स्थिति है जी। जिन्हें काशी जाना चाहिए था वो भोपाल आ रहे हैं। आपने अभी आडवाणी जी का इंटरव्यू बताया जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी दिलचस्पी तो स्पष्ट है कि मैं गांधीनगर से चुनाव लड़ना चाहता हूं। अभी क्लिपिंग आपने दिखाई और हमारे मित्र सुधांशु मित्तल जी कह रहे हैं कि ये तो आडवाणी जी तय करेंगे उन्हें कहां से चुनाव लड़ना है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की बात उठी थी और आडवाणी जी ने अपने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था और जो गंभीर मुद्दे उन्होंने अपने पत्र में उठाए थे, भले उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिए हो, लेकिन पत्र में जो पीड़ा थी, जो दुख था, जो विषाद था, वो वापस थोड़ी हो सकता। वो भी गलत है क्या? अब भोपाल आ रहे हैं माननीय आडवाणी जी, पहले भी मध्य प्रदेश से 2 बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहते हुए भोपाल में और मध्य प्रदेश में यह आम चर्चा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। नर्मदा जल के बंटवारे को लेकर जिस तरह का इनजस्टिस मध्य प्रदेश के साथ हुआ, उसमें आडवाणी जी ने अवसरवादी मौन साध लिया।
अब भोपाल में उनके लिए साधारण चुनौती नहीं है। मैं आपको बता दूं कि भोपाल से पीसी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे, बहुत विनम्र, जन जन से जुड़े, सुख दुख में काम आने वाले नेता हैं पीसी शर्मा नहीं जाते हैं। एक बार फिर से सुधांशु जी आपसे वही सवाल, संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, चुनाव समिति की बैठक होती है, उसमें लालकृष्ण आडवाणी क्यों नहीं पहुंचते और बीजेपी साफ साफ इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? देखिए चित्रा जी, मैं तो अपने दफ्तर में बैठा हूँ जी, तो इस समय वो क्यों नहीं आए इसका तो जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा। तो इसलिए इसका जवाब मुझसे मांगे तो मैं शायद इसमें न्याय नहीं कर पाऊंगा। मैं तो 2-3 चीज आपको बताना चाहता हूँ। जैसा मैंने पहले कहा कि आडवाणी जी जहां से लड़ना चाहेंगे ये उनका विशेष अधिकार होगा, वो जहां से लड़ेंगे वहां से पार्टी उनको लड़ाने वाली है, एक बात। दूसरी बात ये है, मुझे बड़ा हास्यप्रद लगता है जब मुकेश नायक जी ये सारी बातें कहते हैं। मुकेश जी, राजनीति के अंदर एक कुछ स्तर होते हैं, उनमें एक स्तर ये भी है कि किसी दूसरे राजनीतिक संगठन के आंतरिक मामलों में हम लोग टीपा टिप्पणी नहीं करते हैं। कांग्रेस का आचरण, आंतरिक आचरण, उनमें किसके पास सत्ता है, किसके पास सत्ता नहीं है, कौन क्या करता है, ये आपका काम है। अब दिक्कत क्या हो गई, आपके पास काम ही नहीं बचा, क्योंकि जनता तो अब आपको जो है बिल्कुल नकार चुकी है। तो अब आप खाली हो गए, तो अब आप हमारी तरफ देख रहे, भैया अपने घर संभाल लो, वही काफी है। हाँ, अवधेश जी बैठे हुए हैं, वो जब बोलेंगे तो उसके बारे में मैं जरूर कह दूंगा। वैसे उनकी टिप्पणियां जो होती है बहुत सटीक होती है। मैं उनसे सवाल कर लेती हूं कि आज थोड़ा रहम करेंगे। लेकिन सच ये भी है कि एक स्तर राजनीति में ये भी होता है कि जब बीजेपी के पितामह को दरकिनार कर दिया जाता है और लगातार उनकी अनदेखी की जाती है, जिसके बाद वो कोप भवन में चले जाते हैं अपने तमाम पद त्याग करके। इसका जवाब मैं आपसे जरूर लूंगी कि गोवा में जब बैठक चल रही थी उस दौरान लालकृष्ण आडवाणी वहां पर मौजूद क्यों नहीं थे, और 13 सितंबर 2013 का दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था बीजेपी ने ताकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था और उस दिन पूरे शहर में जश्न का माहौल था, उस दिन भी कोप भवन में ही लालकृष्ण आडवाणी बैठे हुए थे, मौजूद नहीं थे बीजेपी मुख्यालय पर। मैं वहां पर मौजूद थी। लेकिन अवधेश जी, ये बात समझ में आती है क्या? मुस्कुराते हुए सुधांशु मित्तल जी लगातार अपने दर्द को छिपाने की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार खुद का अपमान महसूस कर रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी, और यही वजह है कि जब उनको ये लगा कि गांधीनगर में मेरे खिलाफ ही भीतरघात ना हो जाए, उसके बाद भोपाल जाने की उन्होंने इच्छा जता दी। देखो, मैं तो पहले सुधांशु जी के साहस का दाद देता हूं कि ऐसे विषय पर आके अपनी बात वो रख रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो आईने की तरह साफ है। देखो, भीतरघात का या विश्वास के संकट का ये अर्थ नहीं है कि आडवाणी को भय था कि नरेंद्र मोदी उनको चुनाव हरा देंगे, ये नहीं होने वाला था। यहाँ जो विश्वास का संकट है या हरेन पाठक उनके सहयोगी बता रहा हूँ ना, उनको टिकट नहीं दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, इस तरह की खबर है। मालूम है ना, सारी खबर भी मालूम है। और जब इतना करीबी व्यक्ति को आप टिकट नहीं देंगे, उसके बाद तो उनको डर होगा ना कि मेरा जब कोई आदमी ही वहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा तो फिर मैं बता रहा हूँ, गांधीनगर पूरी बात सुन लोगे तुम्हारे। 4 दिन से हम लोग इसी में लगे हुए हैं, सुबह से भी बात हो रही है लोगों से, जगह जगह से फोन भी आ रहा है, कुछ हमने लिखा भी है फेसबुक पर। वो संकट नहीं था, समस्या ये थी कि पार्टी के जो सक्रिय, वरिष्ठतम सक्रिय नेता हैं, उनके प्रति पार्टी नेतृत्व का व्यवहार कैसा है, यह मूल विषय ये है। और वो जो आडवाणी जी का जो आज का स्टैंस है, उस व्यवहार का प्रतिफल है जिसमें हम 1 साल से लगातार शालीनता, सभ्यता और संवेदनशीलता का अभाव देखते रहे हैं। 301 सीटों की घोषणा हो गई जी, 5-5 बार पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ गई, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा नहीं हुई। जबकि उन्होंने पहले क्या हुआ कि पहले कोशिश ये हुई कि उनको राज्यसभा में वो आए, ये संकेत दिया गया, स्पष्ट नहीं कहा गया। ये खबर बाहर ला दी गई, मीडिया तक में ये खबर उसके बाद आडवाणी जी ने बयान दिया कि मैं तो लोकसभा चुनाव लड़ूंगा और गांधीनगर से लड़ूंगा। देखो, तकाजा जो कह रहे हैं सुधांशु जी, होना तो यही चाहिए कि आडवाणी जी जैसे वरिष्ठ नेता जहां से लड़ना चाहे वहां से वो लड़े, वही नहीं अगर किसी को कहीं से लड़ाना चाहते हैं इसकी भी छूट मिले। लेकिन पार्टी में जो इस समय का नेतृत्व है उसने वह स्थिति नहीं रहने दी है। आखिर 4 दिन पहले मध्य प्रदेश से प्रस्ताव क्यों आ गया कि आप मध्य प्रदेश से लड़िए? कैलाश जोशी जी ने लगाए जा चुके हैं, बड़े-बड़े कैलाश जोशी जी ने क्यों ऐसा किया? दिन पहले मध्य प्रदेश से प्रस्ताव क्यों आ गया कि आप मध्य प्रदेश से लड़िए? कैलाश जोशी जी ने लगाए जा चुके हैं, बड़े-बड़े कैलाश जोशी जी ने क्यों ऐसा किया और पार्लियामेंट्री बोर्ड को आज क्यों ये कहना पड़ा कि आप लड़िए?
बिल्कुल। मैं एक जवाब ले लेती हूँ सुधांशु मित्तल जी। ये बात समझते परे है कि जब बीजेपी की फजीहत हो जाती है कई बार इस तरह के मुद्दों पर, उसके बाद पार्टी लग जाती है आडवाणी को मनाने के लिए। ये गोवा से लगातार चला आ रहा है और आज जब 59 दिन रह चुके हैं चुनावों के रिजल्ट आने में, तब तक लगातार जारी है। ऐसा क्यों? चित्रा जी, पहली बात तो यह है कि आडवाणी जी के नाम की अभी तक घोषणा क्यों नहीं हुई, यही कहा ना जी। तो मान्यवर, अभी तक गुजरात की किसी एक सीट की घोषणा हुई है क्या? आपकी बात बिल्कुल सही है। कोई आश्वासन तो देते। उसकी सीट की घोषणा तो आज जब गुजरात की लिस्ट क्लियर होगी तभी होती। जी। एक करके मैं जवाब दे दूं। जी जी। एक करके। दूसरी बात, अभी आपने कहा, दिखाया आपने कि आडवाणी जी कुछ दिन पहले कह रहे थे और आज आप ही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं भोपाल जा रहे हैं, है ना, ये कह रहे हैं। अच्छा, भीतर घात क्या 15 दिन में हो गया? अगर उनके विचार में वहां भीतर घात होना होता तो कृपा करके ये समझ लीजिए आडवाणी जी बहुत ही परिपक्व आदमी है, वो ये सब कुछ नहीं करने वाले थे। एक और मैं आपको बता देता हूं जी, कौन जरा कहां से चुनाव लड़ेगा, इसके पीछे एक रणनीति भी होती है। अब मैंने कल सुना कि भाई अगर नरेंद्र मोदी जी वाराणसी गए हैं और 2 सीटों से लड़ेंगे तो डर गए। अब नरेंद्र मोदी जी डर के 2 सीटों से लड़ने वाले हैं। हम नरेंद्र मोदी पर नहीं जाते हैं, हम आ जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी पर, चूंकि माना यही जा रहा है। और खुद लालकृष्ण आडवाणी समय समय पर सुधांशु मित्तल जी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं। बस एक सेकंड, आडवाणी जी का भी मैं कह दूं जी। चलिए मैं आपकी बात को एक और कहता हूं। देखिए, किसी भी संगठन के अंदर मत भिन्नता, मतभेद और मन भेद, कैसी बातें कर रहे हैं सुधांशु मित्तल जी? बीजेपी जैसी पार्टी को जिसने खून पसीने से सींचकर यहां तक पहुंचाया हो, उसकी अगर मत विभिन्नता और तमाम चीजें सामने आए तो वास्तव में हैरानी होती है। इसका जवाब मैं मुकेश नायक जी से ले लेती हूँ। मुकेश नायक जी, लालकृष्ण आडवाणी को यही दिन देखना रह गया था क्या बीजेपी के अंदर? आप मेरी मैं आती हूँ, मेरी बात एक सेकंड चित्रा जी पूरी कर लें दीजिए। आती हूँ सुधांशु जी मैं आपके पास। आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं ना। लालकृष्ण आडवाणी को यही दिन देखना रह गया था क्या आज? चित्रा जी मैं ये कहना चाहता हूं जी कि बीजेपी के पहली पंक्ति के सारे नेता सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं। राजनाथ सिंह जी सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, चौथी बार सीट बदल ली। मोदी जी अपने अंतिम समय में काशी जा रहे हैं मुक्ति के लिए। आडवाणी जी को भरोसा नहीं है कि गांधीनगर में वो सुरक्षित रहेंगे, वो भोपाल आ रहे हैं। इनकी सुषमा स्वराज जी 7-8 बार सीट बदल चुकी हैं। इनके पूरे नेता अगर एक एक करके मैं नाम गिनाऊं तो 2-3 दिन डिबेट करने में लगेंगे कि भोपाल से जगन्नाथ जोशी कब लड़े थे, विदिशा से गोयनका कब लड़े थे, सुषमा स्वराज विदिशा क्यों आ गई, 3 चुनाव करनाल से लड़ी, दिल्ली से लड़ी, बेल्लारी से लड़ी, अब आ गई विदिशा। यानी 4 बार वर्मा जी भोपाल से सांसद रहे, 2 बार कैलाश जोशी जी सांसद रहे। इन्होंने जनता की तरफ कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी देखा नहीं कि यहाँ के लोगों के सुख और मैदानी कोई न संवाद है न कनेक्टिविटी है। जी, गांधीनगर से दरअसल वो भी दिक्कत नहीं है क्योंकि 26 सीटें हैं गुजरात में और गांधीनगर तो बीजेपी के लिहाज से कम सुरक्षित सीट रही है। 1991 से अगर सिर्फ हम 96 को छोड़ दें तो लालकृष्ण आडवाणी लगातार वहां से लड़ते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अवधेश जी आपको मैं बीच में लाना चाहूंगी। आडवाणी जी 2 बार मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे। जी बिल्कुल, लेकिन मैं लोकसभा की बात कर रही थी क्योंकि सिर्फ 96 हम छोड़ दें जब अटल जी ने वहां से चुनाव लड़ा था, लगातार आडवाणी जी ही गांधीनगर से लड़ते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन अवधेश कांग्रेस में भी हमने सीताराम केसरी को मार के ऑफिस से भगाते हुए देखा है। 25 साल से हम लोग कांग्रेस बीजेपी देख रहे हैं, में रहे थे। सुधांशु जी देखिए, मेरी दृष्टि में चित्रा जो है ना, ये भारतीय राजनीति की डराने वाली घटना है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर बिल्कुल तटस्थ होकर मूल्यांकन करता है तो मेरे अंदर एक पैदा हो रहा है कि हमारी पूरी राजनीति कहां जा रही है। लालकृष्ण आडवाणी जैसे, सुधांशु जी ये तर्क ठीक है, हमने भी आज यही लिखा है कि यह प्रश्न उठाया जा सकता है जब गुजरात की प्रदेश संसदीय बोर्ड ही नहीं बैठी, किसी का निर्णय नहीं हुआ तो आडवाणी की चर्चा क्यों? आडवाणी की चर्चा इसलिए कि अगर आडवाणी ने इच्छा व्यक्त कर दी तो अध्यक्ष को और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को यह कम से कम प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी कि आडवाणी हमारे अभिभावक है, जहां से लड़ना चाहे वहां से स्वागत है, फैसला संसदीय
भारतीय वोट करेगी। किसी ने कुछ नहीं बोला है। तो ये मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार का व्यवहार पार्टी के सक्रिय वरिष्ठतम नेता के साथ हो रहा है, उसके जो संदेश और संकेत जा रहे हैं, वो स्वयं आने वाली पीढ़ी को भारतीय जनता पार्टी क्या देके जा रही है। अटल और आडवाणी ने अच्छा या बुरा एक पार्टी आपको थमाया कि उसके आधार पर आप खड़े हैं, आप क्या देके जा रहे हैं। और इसके संकेत दूसरी पार्टियों के लिए भी है कि राजनीति में अगर लोग डरने लगेगा, क्योंकि आडवाणी के बहुत विचारों से मेरी असहमति रही है, लेकिन भारतीय राजनीति में वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसने कभी अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, जिस व्यक्ति ने कोई धन नहीं बनाया, जिसने अपने इर्द गिर्द चमचों की फौज नहीं खड़ा की। अगर आज वो सब होते तो जो लोग आज उनको गांधीनगर से रोकने के लिए खड़े थे, वो सब उनके दरबार पर जो है ना टिकट के लिए लाइन लगाए होते। तो समस्या यहां है कि जो व्यक्ति सिद्धांतों के आधार पर, आदर्श के आधार पर पार्टी को खड़ा करता है, उसके साथ ऐसी नौबत क्यों आ रही है, ये बड़ा व्यापक प्रश्न है। और सुधांशु जी, मैं जानता हूं कि इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, हालांकि देंगे तब भी उनको समस्या नहीं होने वाली। उनकी टिकट तो काट दी गई है, अब 5 साल बाद ही उनका कोई नंबर आने वाला है। इनकी तो कोई हम लोग तो चाह रहे थे कि इस बार उनका चुनाव प्रचार में जाए या सहयोग करे, आए तो हम पार्टी के एक उम्मीदवार के तौर पर बात करें, वो तो हुआ ही नहीं। और इनकी पीड़ा ही अकेले नहीं है, अब देखो ना पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार में किस ढंग से जिले जिले में विद्रोह हो रहा है। तो हो क्या रहा है इस पार्टी में? सुधांशु जी की पीड़ा को आप जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी एक बार फिर से उसी मुद्दे पर हम आते हैं। लालकृष्ण आडवाणी के साथ ऐसा किया क्यों जा रहा है? नहीं, मैं यही तो पूछ रहा हूं, क्या किया जा रहा है? आप लोग अपनी कल्पना में एक ऐसा भयानक चित्रण कर रहे हैं जिसकी सत्यता नहीं है। ये वैसे ही नहीं है जैसे यही विवाद आपने वाराणसी की सीट को लेकर करा था, सत्यता पर यही विवाद आपने लखनऊ की सीट को लेकर करा था। सत्यता पर नहीं प्रश्न फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए एक सेकेंड अवधेश जी, देखिए मैंने तो पहले आपसे निवेदन करा था, आपकी वाक्य शक्ति और आपकी तार्किक क्षमताएं जो है उससे सारा देश जानता है उसको, लेकिन उसका जो है सार्थकता जो है प्रश्नों के मतलब किसी विषय पे लेके चलेंगे, व्यक्ति के आचरण पे जब आप करेंगे तो इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत आ जाएगी और शायद उसमें सत्यता कहीं जो है वो कैजुअलिटी भी हो सकती है। मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, कौन कहां लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, इसमें 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है व्यक्ति की खुद की इच्छा क्या है, और खासतौर से आडवाणी जैसे व्यक्तित्व की जो है उनकी इच्छा जो है वो सर्वोपरि होती है। दूसरा जो होता है, हमारे यहाँ इलेक्शन कमेटी में सब लोग बैठ के फैसले करते हैं। मुकेश जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मुकेश जी मैं कहना नहीं चाहता, आपके यहाँ ये इलेक्शन कमेटी का फार्स होता होगा कि सोनिया जी ने और राहुल जी ने कह दिया हो गया। आज जानने देते हैं कांग्रेस पार्टी को। सुधांशु जी आज लालकृष्ण आडवाणी पर ही रुकते हैं क्योंकि मूल्यांकनों में फर्क होता है। सवाल ये है तो भोपाल उन्हें जाने दीजिए, अगर उनकी इच्छा है भोपाल से लड़ने की तो वहीं से लड़ने दीजिए, फिर बार बार फोन करके उन्हें मनाया क्यों जा रहा है? लड़ेंगे तो अब वहीं से, भोपाल से ही। ये मान लो अब वो गांधीनगर जाने वाले नहीं। अगर आडवाणी, सुनिए, आडवाणी जी जहां से, सुनिए ना, आडवाणी जी जहां से लड़ना चाहेंगे वो वहीं से लड़ेंगे, इसलिए उस चीज के बारे में कयास लगाना और उसके अर्थ निकालने का मुझे लगता है ये प्रीमेच्योर है। चलिए हमने मान लिया कि वो भोपाल से लड़ने जा रहे हैं और गांधीनगर की सीट को छोड़ रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी चर्चा करेंगे तो उसमें कई सार्थकता निकलेगी। इस बात का जवाब बीजेपी कैसे देगी कि गुजरात जो कि गढ़ है नरेंद्र मोदी का, 26 में से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत कर लाएगी, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। वहां से अगर बीजेपी का पितामह लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर छोड़कर दूसरी जगह जाता है तो इसका जवाब नरेंद्र मोदी के साथ ही बीजेपी के आला नेता दे पाएंगे क्या? कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आडवाणी और इसके पीछे वजह क्या है? और चुनाव में अब एक मुद्दा बन गया ये। मैं बताता हूं, अभी चुनाव में नहीं बनाए, हाँ चर्चा का मुद्दा आप लोग जरूर बनाएंगे, लेकिन एक और चीज समझ लीजिए, जैसे यूपी में देखिए 2 बड़े नेता हमने उतारे जी, हमने मोदी जी को उतारा है, हमने राजनाथ जी को उतारा है। वैसे ही मध्य प्रदेश बड़ा अहम स्टेट है, 29 सीटें हैं, वहां पे अभी 16 सीटें हमारे पास है, वहां पे जीत की संभावना है 26-27 सीटों की। तो बड़े 2 नेता वहां उतारे जा रहे हैं। बड़े 2 नेता कौन से? खुद जो प्रधानमंत्री सुषमा स्वराज, लालकृष्ण आडवाणी। गुजरात की जनता अपने प्रदेश के नाम लेकर बताइए। एक सेकंड,
दो बड़े नेता कौन से? विदिशा से तो सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी। मतलब ये तय है कि भोपाल से लालकृष्ण आडवाणी, तो गांधीनगर से कौन होगा ये भी अब बता दीजिए। हमारे दो बड़े नेता हैं, सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी जी। गांधीनगर से जब, मतलब गांधीनगर का गुजरात से जब खुद नरेंद्र भाई लड़ने वाले हैं, तो इस समय तो हमारे परिप्रेक्ष्य में तो सबसे बड़ा व्यक्तित्व उन्हीं का है। उसके साथ तो किसी और की जरूरत है कि नहीं है, ये तो आडवाणी जी तय करेंगे और या संसदीय बोर्ड तय करेगा या चुनाव समिति करेगी। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूं, कुछ चीजें रणनीति की होती हैं। रणनीति जो है टीवी के माध्यम से बतलाई नहीं जाती। एक और बता दूं, पहले आडवाणी जी अपना वक्तव्य दे दे, उनकी क्या इच्छा थी और उन्होंने क्या करा, वो क्या सोचते हैं, फिर उसमें कयास लगाई, उसमें उसका विश्लेषण करा जाएगा, तो शायद वाकई उसमें कहीं सत्य निकलेगा। नहीं तो आप कहते रहेंगे मैं मना करता अपना वक्तव्य क्या देंगे? उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है इस वक्त बीजेपी के लिए। सुधांशु मित्तल जी, वक्त की कमी है, इस वजह से चर्चा को यहीं पर खत्म करना पड़ा है। लेकिन चलिए, इस बात को तो आपने स्वीकार कर ही लिया है कि दो बड़े नेता विदिशा से देख ली सुषमा तेरी खुदाई, स्वराज बस और मेरा जी भर गया। ये राजनाथ सिंह जो है, भोपाल पता नहीं से भारतीय जनता लालकृष्ण पार्टी को क्या आडवाणी करने चुनावी वाले हैं। मैदान में होंगे, यानी कि उनकी बात को पूरी तरह से मान लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि गांधीनगर की सीट से आकर अब मैदान में कौन होगा। सुधांशु मित्तल जी आपका, साथ ही मुकेश नायक जी आपका और अवधेश जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, लालकृष्ण आडवाणी की अनदेखी बार बार बीजेपी की ओर से क्यों की जा रही है और इसका खामियाजा कहीं आगे आने वाले वक्त में बीजेपी के नेताओं को भुगतना ना पड़े। बीच बहस में आज के लिए बस इतना ही।